फ्रेंड्स, आज की डेट है September 30। आज से अगर प्रीलिम का डेट देखोगे आपको तो 217 डेज आपके पास बचते हैं प्रीलिम को देने के लिए। देखते हैं पेपर में क्या क्या है। फर्स्ट न्यूज़ है, ट्विन सुसाइड अटैक्स इन पाकिस्तान किल्स 57। पाकिस्तान के अंदर सुसाइड बॉम्बर्स ने अटैक किए, तो दो जगह बॉम्ब अटैक हुए, तो उसके अंदर 57 लोग मरे। फर्स्ट अटैक जो ब्लास्ट जो हुआ था सदर्न वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान में हुआ था। सेकंड अटैक जो हुआ था खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में हुआ था। पॉलिटिकल मैप देखेंगे पाकिस्तान का, ये देखिए पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है। पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंस आते हैं, एक बलूचिस्तान, सेकंड सिंध, थर्ड पंजाब एंड फोर्थ खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, ये 4 प्रोविंस आते हैं पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान इज अ फेडरेशन ऑफ 4 प्रोविंसेस, जो अभी मैंने बताया, अ कैपिटल टेरिटरी एंड फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज। ये फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज ये यहाँ पे, ठीक है, जो अभी मैंने मार्क किया। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये पॉस्को से रिगार्डिंग है, लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई है 22nd लॉ कमीशन की। उन्होंने बोला है कि एज ऑफ कंसेंट अंडर द पॉस्को मस्ट रिमेन। ठीक है, ये उन्होंने बोला है। तो पूरा आर्टिकल देखते हैं क्या है इसके अंदर। यहाँ पे देखिए 22nd लॉ कमीशन जो बनाया था वो उसके हेड कौन थे? जस्टिस रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ये इसके हेड थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। तो उन्होंने बोला है कि पॉस्को जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोहिबिशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो निर्भया केस के बाद इनेक्ट किया गया था, तो उसके अंदर बोल रहे हैं उन्होंने कि एज ऑफ कंसेंट मस्ट रिमेन। देखते क्या बोला है, द गवर्नमेंट शुड नॉट टिंकर विद द एज ऑफ कंसेंट। उसको उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, उसको कम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। करंटली 18 है एज ऑफ कंसेंट अंडर द पॉस्को एक्ट, द लॉ कमीशन सेड इन द रिसेंट रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद इंस्टेड इट एडवाइज द इंट्रोडक्शन ऑफ, उन्होंने बोला कि आप इंट्रोडक्शन करो गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिए, गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन वाइल सेंटेंसिंग इन अ केस दैट इन्वॉल्व द टैक्टिक अप्रूवल। टैक्टिक अप्रूवल का मतलब होता है कि मुंह से नहीं बोलना, अप्रूवल नहीं देना, लेकिन उसमें सहमति होना खुद की, ठीक है, एग्रीमेंट होना। टैक्टिक अप्रूवल रेफर टू समवन एग्रीइंग टू समथिंग और अप्रूविंग इट विदाउट एक्चुअली सेइंग सो। ठीक है, विदाउट एक्चुअली सेइंग सो, ऑफन बिकॉज दे आर अनविलिंग टू एडमिट इट डूइंग सो। ठीक है, क्योंकि वो उनको दिल से करने का दिल नहीं करता, लेकिन उनको करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं टैक्टिक अप्रूवल। ठीक है, ऑफ द चिल्ड्रंस ऑफ एज 16 एंड 18। एज ब्रैकेट जो 16 एंड 18 के अंदर के जो बच्चे आते हैं, अगर उनका टैक्टिक अप्रूवल होगा तो उस केसेस पे आप गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन दो। ये क्या है, इसका मतलब ये होता है अगर बच्चे ने कंसेंट दे दिया होगा किसी और चीज के लिए, तो आप उसको एज अ क्राइम नहीं डाल सकते पॉस्को के अंदर। ठीक है, क्रिमिनल क्राइम नहीं डाल सकते, तो उसके अंदर आप जुडिशियल डिस्क्रिशन यूज करो, उन्होंने बोला। तो उन्होंने ये भी बोला है कि अमेंडमेंट करनी चाहिए पॉस्को एक्ट 2012 के अंदर टू रिमेडी द सिचुएशन इन केस इन्वॉल्विंग द टैक्टिक अप्रूवल, जिसमें मैंने अभी बोला आपको, जिसमें टैक्टिक अप्रूवल दिया गया है, दो नॉट अंडर द कंसेंट, दो नॉट कंसेंट अंडर द लॉ, लॉ के अंदर कंसेंट नहीं दी गई है बट टैक्टिक अप्रूवल दिया गया तब, on the part of the children aged between 16 and 18. The panel said that reducing the age of consent would have a direct negative bearing on the fight against the child marriage. अगर आप एज ऑफ कंसेंट 18 को कम कर दोगे तो चाइल्ड मैरिज को ऊपर आप मतलब उसको कब नहीं कर पाओगे, क्योंकि चाइल्ड मैरिजेस बिलो 18 को ही चाइल्ड मैरिज बोलते हैं। तो अगर एज ऑफ कंसेंट 18 से नीचे की चली गई तो वो फिर ये डायरेक्ट लीगलिटी में क्वेश्चन बनेगा कि एज ऑफ कंसेंट तो आपने 16 कर दी और मैरिज का एज तो आपने 18 रखा, तो ये इसके लिए उन्होंने बोला उसको मत आप टच करो उसको कुछ भी। और क्या बोला है, एडवाइज द कोर्ट्स, यहाँ पे देखिए, एडवाइज द कोर्ट टू ट्रेड विथ क्वेश्चन इवन इन द केसेस रिलेटेड टू द एडल्सेंट लॉ वेयर द क्रिमिनल इंटेंट मे बी मिसिंग। जब एडल्सेंट लॉ होगा तो उसमें अगर क्रिमिनल इंटेंट नहीं रहेगा तो उसको आप कॉशियसली उसको हैंडल करो। ठीक है, मतलब अगर कंसेंट होगी दोनों की तो उस चीज़ को आप कॉशियसली हैंडल करो। उसके लिए उन्होंने बोला है कि कौन सी गाइडलाइंस की, जुडिशियल गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिप्शन यूज किया करना चाहिए आपने, जहाँ पे टैक्टिक अप्रूवल होगा। द रेफरेंस ऑन द एज ऑफ कंसेंट, ये इन्होंने बोला है कि दो केसेस, दो हाई कोर्ट के जजमेंट्स का इन्होंने हवाला दिया है लॉ कमीशन ने। फर्स्ट कर्नाटक हाई कोर्ट धारवाड़ ब्रांच का, और सेकंड मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ग्वालियर ब्रांच का। ठीक है, तो कर्नाटक की ब्रांच ने क्या बोला था, आज द कमीशन, लॉ कमीशन को इन्होंने बोला था टू रीथिंक ऑन द एज क्राइटेरिया फॉर कंसेंट। ओके, कंसेंट के ऊपर आप रीथिंक करो, टेकिंग इन कंसिडरेशन राइजिंग नंबर ऑफ केसेस रिलेटेड टू द माइनर गर्ल्स अबव द एज ऑफ 16 फॉलोइंग इन लॉ
इलोपिंग एंड हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द बॉय। ठीक है। सिमिलरली ग्वालियर बेंच ने क्या बोला था, कोर्ट नोटेड दैट द एनफोर्समेंट ऑफ द पॉस्को एक्ट इन द प्रेजेंट फॉर्म कॉजेज द इनजस्टिस इन द केसेस ऑफ द स्टैट्यूटरी रेप वेयर डी फैक्टो कंसेंट प्रेजेंट। स्टैट्यूटरी रेप के अंदर जब जहाँ डी फैक्टो कंसेंट होती है वहाँ पे एक इनजस्टिस हो रहा है, ये इन्होंने बोला है। टेकिंग नोट ऑफ द जुडिशियल ऑब्जर्वेशन द कमीशन नोटेड दैट देयर वेल टैक्टिक अप्रूवल, यही इन्होंने बार बार बोला है जहाँ पे टैक्टिक अप्रूवल है, नो मेरिट ऑफ द सेम सेवरिटी, मतलब वहाँ पे उतनी गंभीरता नहीं है उसकी, उसको इतना सीरियसली लेना चाहिए। एट द केसेज वी आइडियली इमेजिन टू फॉल अंडर द पॉस्को एक्ट, पॉस्को एक्ट के अंदर अब कंसेंट का केस होगा तो उसको मत डालिए, ये इन्होंने बोला है। कमीशन ने ये भी बोला है कि गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिप्शन को यूज करो आप सेंटेंसिंग देते वक्त, मतलब जो आप उसको पनिशमेंट दोगे तब दो, ये ऐसा करोगे तभी जो लॉ होगा देयर इज अ बैलेंस लॉ। ठीक है, यहाँ पे देखिए देयर इज अ लॉ इज बैलेंस, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, ये बोला है। उसके बाद उन्होंने EFIR के रिगार्डिंग बोला है, उन्होंने जो EFIR जिनकी पनिशमेंट 3 साल तक जेल इम्प्रिजनमेंट होती है उसको आप स्टार्टिंग करो EFIR मतलब ऑनलाइन FIR करने के लिए, फेज वाइज मैनर में इसको आप लॉन्च करो, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, यही पॉस्को से रिगार्डिंग आर्टिकल था। देखते आगे। आगे बांग्लादेश मिनिस्टर हिट आउट कनाडा। कनाडा के ऊपर बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कनाडा इज एन हाउस ऑफ मर्डरर्स, मर्डरर्स को आश्रय देने वाला घर, हाउस ऑफ मर्डरर्स, इट गिविंग शेल्टर टू द मर्डरर्स। ये उन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर थे उनको 14 अगस्त को गोलियां मार के उन्होंने हत्या की, यम चौधरी ने, तो वो अभी कनाडा में है स्थित। ठीक है, तो वही उन्होंने बोला है। अभी कनाडा का इंडिया का चल रहा है, उन्होंने बोला है कनाडा तो कनाडा ने बोला है कि जो हरदीप सिंह निज्जर, ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर ये खालिस्तानी प्रो एक्टिविस्ट था, इसको रॉक एजेंट्स ने मारा, ऐसा कनाडा का कहना है कनाडा के अंदर। तो उसके ऊपर अभी टुडे टीवी नेटवर्क के ऊपर इंटरव्यू देते हुए AK अब्दुल मेमन जो फॉरेन मिनिस्टर है बांग्लादेश के, इन्होंने बोला है कि जो नूर चौधरी है जिन्होंने 1996 में ये जो बांग्लादेश में चले गए, उन्होंने 1975 में असैसिनेशन किया था बांग्लादेश के प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान का और उनकी फैमिली का, और उनकी डॉटर डॉटर जो है शेख हसीना वो अभी करंट PM है, याद रखिए। कनाडा इज हब फॉर ऑल मर्डरर्स, ये उन्होंने बोला है। एंड कनाडा टेक्स वो वहाँ पे जाके मस्त लाइफ जीते जो क्रिमिनल्स होते, वो उन्होंने बोला है। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो पॉलिटिकल असाइलम आप देते हो मिस्टर चौधरी को, इसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला है उसको आप भेज दो हमारे कंट्री में, इसको एक्सट्रेडिट करो। ठीक है, और उन्होंने कनाडा ने रिफ्यूज किया था, रिफ्यूज टू एक्सट्रेडिट, यही इस आर्टिकल में। और थोड़ा उसका आगे कंटिन्यूएशन है, देखते। देखिए अगस्त 14 1975 के मैंने बोला था आपको, वहाँ पे मिस्टर चौधरी जो थे उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को गोलियां मार के और उनकी फैमिली के साथ उनकी हत्या कर दी थी। एंड वो अभी कनाडा के अंदर है, ये इन्होंने बोला है। अभी ये सेकंड फॉरेन मिनिस्टर है बांग्लादेश के। इससे पहले श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर अली सबरी, इन्होंने बोला था कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ प्रो लिट्टो एलिमेंट्स इन द कनाडा। लिट्टे क्या है, लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इमिलेट, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो प्रो तमिल पीपल्स के लिए बनाई गई थी श्रीलंका के अंदर, जब सिविल वॉर चल रहा था श्रीलंका में, तो उस टाइम पे इसको बनाई गई थी। और वो वहां पे सिविल वॉर कर रही थी क्या श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ, तो अभी वो तो न्यूट्रलाइज कर दी गई है श्रीलंका के अंदर, लेकिन उसके जो प्रो लिट्टी एलिमेंट्स जो कुछ बंदे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के, वो अभी भी कनाडा में, ये श्रीलंका की इन्होंने बोला था। ठीक है, ये मतलब इसका मतलब ये सारी कंट्री इंडिया की तरफ से आके कनाडा को बजा रहे हैं। ठीक है, तो ये होगी फर्स्ट न्यूज, ये होगी सेकंड, बांग्लादेश का भी हो गया, ये पॉलिटिकल मैप भी देख लिया अपन ने। उसके बाद CM ऑन दिस 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान टू फाइट द एयर पोल्यूशन, ये CM अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए दिया है। ठीक है, उसके बाद एक एडिटोरियल है, ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है थोड़ा बहुत, द ग्लोबल डिस्प्यूट सेटलमेंट इंडिया एंड एपलेट रिव्यू। देखो इसका क्या है, G20 डिक्लेरेशन हुआ, G20 डिक्लेरेशन में इंडिया ने बोला और G20 सारी कंट्री ने बोला कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी उनके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। इसका मतलब है WTO के अंदर, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो तो ठप पड़ा है 2019 से। क्यों ठप पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर्स के अपॉइंटमेंट है वो USA ने होने ही नहीं दी। जब USA वेटो कर देगा तो इसके अंदर मेंबर्स अपॉइंट नहीं होंगे, मेंबर अपॉइंट नहीं होंगे तो डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं होगा, तो डिस्प्यूट वैसे रहेंगे ट्रेड रिलेटेड, तो यही इशू चल रहा है। तो G20 के इधर इन्होंने बोला है कि यहाँ पर
इसको रिव्यू करेंगे डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। लेकिन G20 की इसके अंदर भी यूएसए ने बोला कि हम नहीं करेंगे इसको भाई, ठीक है। तो इसको अभी फिर जब से ये बना है तब से उन्होंने डिस्प्यूट डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम ने जब WTO के 493 रूलिंग्स, मतलब अभी तक इतने वर्डिक्ट दिए। और इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो 1947 में बना था, उसने 190 दिए। मतलब इंटरनेशनल इसमें सबसे ज्यादा इसी ने वर्डिक्ट दिए अभी तक 493। ये 1995 में बना था, इतने कम पीरियड में इनने इतने रूलिंग दिए। तो यहाँ पे अभी इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन एक ही होगा, WTO कैपिटल प्रोसीजर अनसर्टेन है। इसके लिए इन्होंने ये बोला है, राइटर ने ये बोला है कि द एपिलेट प्रोसेस इज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ थ्रू इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ISDS। ये एक इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, किसके अंदर आता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ के अंदर आता है, ठीक है। यही एक अभी मैकेनिज्म बचता है ISDS, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। याद रखिए, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, यही एक ऑप्शन बचता है अभी अपने पास। तो उन्होंने बोला इसके अंदर कौन डिस्प्यूट लेके जाता है, जिन कंट्री ने BIT बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है दो कंट्री के बीच में, वही इसके अंदर अपना इशू लेके जा सकते। फिर वो एक ट्रिब्यूनल बनाएगा, वो उसको इशू आपका सबमिट करेगा, फिर वो ट्रिब्यूनल जो वर्डिक्ट देता है वो वर्डिक्ट आएगा। अभी इसके अंदर भी एक दिक्कत है, जो इसका वर्डिक्ट आएगा इसके खिलाफ कहाँ पे आप अपील करोगे, इसके खिलाफ अपील करने के लिए आपको एपीलेट ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई बॉडी बनी ही नहीं है, ठीक है। तो वही उन्होंने बोला है कि इंडिया के अभी तक 4 केसेस ये ID, क्या इसका नाम है, ISDS इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, इसके अंदर गए। तो 4 इंडिया के 5 एडवर्स केसेस आए, 4 इंडिया के फेवर में आए और बाकी के पेंडिंग है। और बाकी बहुत सारे 1557 केसेस इसमें चल रहे हैं अभी बाकी लोगों के, यही इन्होंने बोला। तो इसके बाद उन्होंने बोला कि एपलेट जो एक बॉडी बनाई है, एपलेट बॉडी के अंदर उन्होंने बोला कि आप उसके अंदर अपॉइंटमेंट सही से किए, उसको इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ के हिसाब से अमेंड करने की पावर दीजिए। अगर कोई रॉन्ग वर्डिक्ट आएगा तो उसके ऊपर आप थिंकिंग करके उसको अमेंड करने की ये रखिए। और डाइवर्जिंग इंटरप्रिटेशन निकलेंगे ट्रीटी के प्रोविजंस के, उसके ऊपर आप चेक बैलेंसेस रखिए, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। तो इंडिया ने इसको अप्रूव तो नहीं किया, लेकिन इंडिया इसके खिलाफ भी नहीं है, ठीक है। मतलब इंडिया इसको अप्रूव भी नहीं किया है, इसके खिलाफ भी नहीं, क्योंकि इंडिया के केसेस भी चल रहे हैं। तो ये एपलेट जैसे जुरिडिक्शन बनेगा तो इंडिया इसको अप्रूव ही कर देगा, ये राइटर बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि लेकिन इसके अंदर भी जो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ जो है, इसकी वर्किंग ग्रुप 3 है, वो इसके ऊपर अभी एपलेट रिव्यू मैकेनिज्म बना रही है, ठीक है। और उसके ऊपर ये सारी चीजें वो याद रख के एक मैकेनिज्म बनाएंगी, जिसकी अपन IDS क्या ISDS के अंदर अगर कोई अपने को रिव्यू करना होगा उसका वर्डिक्ट, तो आप इसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। और यही इन्होंने बोला है, और इंडिया भी इसमें पार्ट लेगा यही एडिटोरियल में, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, इतना याद रखिए जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। और एपीलेट रिव्यू कमीशन बनेगा, बना नहीं अभी, जब बनेगा तब उसका वर्डिक्ट आएगा तो देखेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड इज टेकिंग नोट ऑफ द राइजिंग इंडियाज रिजॉल्ट से आर्मी चीफ ने बोला है कि जैसे कि लद्दाख में जो नॉर्थर्न इशू हुआ, तो वहाँ पे इंडिया का जो रिजोल्व था कि हम यही रखेंगे, यही रहेंगे, यही करेंगे, तो वही वो रहा। एंड वी आर फेसिंग द चाइना, अपनी आर्मी अभी भी वहाँ पे खड़ी है। और उन्होंने ये बोला कि जो रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर जो न्यू दिल्ली का स्टैंड था, वो स्टेट फास्ट एंड क्लियर था, मतलब लॉयल जो था, जो पहले था वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यही उन्होंने बोला कि इंडिया आजकल अपने जो, मतलब अपना जो कहना है वो एकदम सही से बोल रहा है, और वो उसी पे वो अडिग रह रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूज़ है, अफगान कंसुलेट काउंटर असेंबली डिसीजन। देखो, अफगान कंसुलेट्स काउंटर असेंबली डिसीजन टू शट डाउन, ठीक है। अफगानिस्तान के जो एम्बेसड मतलब एम्बेसीज है इंडिया के अंदर, कंसुलेट्स है, वो बंद होने को आ रहे, क्योंकि वहां पे उनको रिसोर्स क्रंच, पैसा नहीं है उनके पास, एंड लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये दोनों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनको। अभी इंडिया क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंडिया का कहना ये है कि आपके अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे वुमन से रिगार्डिंग, उनके एजुकेशनल राइट, बाकी के राइट्स वगैरह, तो उसको आप रिस्टोर करो, तभी हम वी विल रिकॉग्नाइज यू एज ए नेशन एंड वी विल गिव यू फाइनेंशियल एड। तब तक हम फाइनेंशियल एड नहीं देंगे, ऐसी गेहूं वगैरह वी आर सेंडिंग इट, बट इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एड, ठीक है। यही उन्होंने बोला इंडिया ने।
उसके बाद एक यहाँ पे कनाडा इज कमिटेड टू बिल्डिंग क्लोज टाइज विथ इंडिया। ठीक है, कनाडा ने तो पूरा पलट दिया। जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, उन्होंने बोला कि वी आर कमिटेड टू बिल्ड अ क्लोजर टाइज विथ इंडिया। अभी तो बोल रहे थे ये कि इंडिया ऐसा है इंडिया वैसा है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं नहीं भाई, द ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल प्लेयर जो इंडिया है, बट वी वॉन्ट न्यू दिल्ली टू वर्क विथ ओटावा, इनकी कैपिटल है, टू इंश्योर दैट गेट द फुल फैक्ट्स अबाउट द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह नैयर। यही काम बचा अभी हमको अभी ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि आप फुल फैक्ट्स दो हमको। ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर के मौत के रिगार्डिंग जो हम मांगेंगे उसको। डिस्कस द इंडिया एंड कनाडा इश्यूज विथ बिंकिंग से द जयशंकर। जयशंकर जी 78th सेशंस मीटिंग के लिए गए थे न्यूयॉर्क में, अपने वाशिंगटन में, यूएसए में गए थे। ठीक है, यूएसए के अंदर गए थे 78th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन के लिए। तो वहां पे उन्होंने जब निकलते थे तब उन्होंने दो लोगों से बात की, जनरल सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका एंटनी बिल्कन से, एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका सुलिवन से। और उन्होंने वहाँ पे उन्होंने बोला है कि कनाडा और हमारे बीच में जो भी चल रहा है वो सही है, लेकिन हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, अगर कोई हमसे फैक्ट वगैरह मांगेगा तो वी विल कोऑपरेट ऑन दैट। ये उन्होंने क्लियर टास्क किया इधर। ठीक है, यहाँ पे जयशंकर जी का और एक आर्टिकल है, मिनिस्टर डिफेंड्स द मोदी गवर्नमेंट ऑन द माइनॉरिटी इशू। जयशंकर जी ने बोला है देयर विल बी अटेम्प्ट टू गेट अ सर्टन बैलेंस राइट्स, देयर विल बी करेक्शंस। ठीक है, इन्होंने बोला है कि आप जो माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है जो इंडिया के ऊपर बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमें पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। जयशंकर डिफेंड द मोदी गवर्नमेंट अगेंस्ट द concerns around the issue of minority rights, arguing the equal access to the benefits and services was through uh, evidence enough to the address this concern। जो बेनिफिशरीज है हमारे स्कीम्स के उसके बेनिफिशरीज में माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा है, ये एविडेंट है दिखाने के लिए कि उन पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा। नॉट वेटिंग टू एड्रेस द स्पेसिफिक इंडिविजुअल, जयशंकर ऑफर्ड अ ब्रॉड पोजिशन दैट वीविंग द अंडरलाइंग द कल्चर ऑफ इंडिया वॉज अ डीप प्लूरिस्टिक। जो हमारा इंडिया है वो डीप प्लूरिस्टिक है, मतलब उसमें विविधता है, और हमारा ब्रॉड प्रिपोजिशन यही उन्होंने बोला कि डीप प्लूरिस्टिक, इतना याद रखिए बस, बाकी कुछ नहीं है। एंड यही था इस आर्टिकल में, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद चाइना ने बुलेट ट्रेन बनाई, इनकी बुलेट ट्रेन पानी के ऊपर दौड़ेगी, अपनी जमीन के ऊपर नहीं दौड़ रही आजकल, मतलब दौड़ रही है लेकिन प्रोजेक्ट्स बहुत डिले हो रहे हैं, जापान से हेल्प लेते हैं अपन बुलेट ट्रेन बनाने में। तो चाइना की तो पानी के ऊपर दौड़ेगी। चाइना हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क इज ऑलरेडी द वर्ल्ड लार्जेस्ट, और उसके ऊपर उसके अंदर उन्होंने 2500 किलोमीटर का नेटवर्क को ऐड करेंगे, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, और इनकी फर्स्ट ट्रेन है जो सी क्रॉस करेगी, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, स्टेट ऑफ ताइवान को वो क्रॉस करेगी, उसके ऊपर 20 किलोमीटर का उनका ट्रैक होगा। और इनकी बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ेगी। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे इसको आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।